हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए लेके आऊँ कॉस्ट की क्लास नंबर 2। और इस क्लास के अंदर मैं क्या आपको बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट शीट बनाते टाइम किन किन बेसिक कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रखना है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की सही जगह कॉस्ट शीट में कहाँ है, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज की क्लास में मैं कराऊंगा। तो आज की क्लास में हम ये कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स कवर होंगे। पहला पॉइंट बेसिक कैलकुलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कि सही जगह क्या है कॉस्ट शीट में, और तीसरा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिनको करने के बाद आज की क्लास में जो भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो सारे के सारे पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट आपका है आज का बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब जब आपको एग्जाम में कॉस्ट शीट बनाने के लिए कोई क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ सबसे पहले जब आप कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में रॉ मटेरियल कंज्यूम से स्टार्टिंग करेंगे और आपका सेल वैल्यू पे आपका क्वेश्चन खत्म होगा, तो बीच में बहुत सारी चीज़ों की वैल्यूज़ भी आपको और चाहिए होगी। मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेल वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके अलावा आपको लेबर कॉस्ट की वैल्यू भी चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड की कंप्यूटेशन भी करनी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट कितना होगा, सेलिंग ओवरहेड कितना होगा। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में तकलीफ ना दे, दिक्कत ना दे, ताकि आपको कोई क्वेश्चन गलत ना हो, उसके लिए आज क्लास नंबर 2 बनाई गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है और उसकी कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कुछ चीज़ें प्लस करनी है, रॉ मटेरियल परचेज में कुछ चीज़ें माइनस करनी है, और आपके पास में आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा, क्वांटिटी प्रोड्यूस को मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। बट सबसे पहले सर आप हमें बताइए रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है वो मटेरियल कॉस्ट जो हमें अपने कस्टमर से चार्ज करनी है, जो कस्टमर को हम गुड्स बनाकर बेचेंगे। मतलब कि फिनिश गुड्स को बनाने में जो मटेरियल कॉस्ट हमारी लगी है वो कितना है। तो जो क्वांटिटी हम फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं उस क्वांटिटी को बनाने में हमारा मटेरियल कितने रुपए का लगा या लगेगा, हमें उसकी जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, सप्लायर से मिलता है। तो सप्लायर ने हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया, तो रॉ मटेरियल सप्लाई करने के बाद वो मटेरियल हमारे पास आ जाएगा। हम का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर सबसे पहले सप्लायर से मटेरियल खरीदने के बाद उसे कहाँ पे रखता है, स्टोर में रखता है। स्टोर में हो सकता है कि पहले से ही आपके पास में कुछ रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा होगा, जो कल रात को बचा होगा वो आज आपके लिए सुबह क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो मान के चलते हैं आपके स्टोर में मटेरियल पहले से 100 किलोग्राम था, 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम आपने आज सप्लायर से और परचेज कर लिया, तो आज आपके पास में जो मटेरियल अवेलेबल है स्टोर के अंदर वो आपका 600 किलोग्राम है। अब इसमें से 150 किलोग्राम मटेरियल आपने बचा के रख लिया, तो आज का ये क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा रॉ मटेरियल का स्टोर में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 100 किलोग्राम मटेरियल पहले से था, 500 हमने और परचेज किया, हमारे पास हो गया 600, जिसमें से 150 हमने अभी भी बचा के रख लिया, हमारे पास रह गया 450। वो 450 मटेरियल हमने ट्रांसफ़र कर दिया स्टोर से, कहाँ पर, फैक्ट्री में, जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर हमने 150 किलोग्राम मटेरियल स्टॉक क्यों बचा के रखा, सारा का सारा 600 किलोग्राम मटेरियल क्यों नहीं भेजा। तो सिंपल सा पॉइंट है, जो क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है उसको बनाने के लिए जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही मटेरियल फैक्ट्री वाले किससे मांगेंगे, स्टोर से मांगेंगे। अब हमारे पास में पड़ा तो 600 है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 450। तो 150 किलोग्राम हमने अपने पास स्टोर में बचा के रख लिया, ताकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा मटेरियल फैक्ट्री में पहुंच जाए और मटेरियल रखने की जगह ही फैक्ट्री में ना हो। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो उतना ही मटेरियल मांगेंगे जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस 450 किलोग्राम को क्या कहते हैं, इस 500 किलोग्राम को क्या कहते हैं। तो 500 किलोग्राम का मतलब है रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सप्लायर, और 450 किलोग्राम को क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम स्टोर टू फैक्ट्री, जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल इशू। अब 1 किलोग्राम मटेरियल मान लीजिए 60 रुपये का है, तो 450 किलोग्राम मटेरियल जो स्टोर से फैक्ट्री में गया उसकी वैल्यू कितनी होगी, 27,000। अब 450 किलोग्राम मटेरियल जब फैक्ट्री में पहुंचा तो हमने देखा कि 20 किलोग्राम हमारा नॉर्मल लॉस हो गया, 30 किलोग्राम हमारे पास है एबनॉर्मल लॉस, और 120 किलोग्राम मटेरियल अभी भी हमारी फैक्ट्री में बच गया। अब ये क्यों बच गया, क्योंकि फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम करने के लिए आए थे, जब वो फैक्ट्री से जाएंगे शाम को, तो हो सकता है कि उन्होंने जितना मटेरियल मंगाया वो सारा कंज्यूम ना कर पाए, कोई मशीन ख़राब हो गई हो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन 2 घंटे रुक गई हो, किसी वर्कर की तबीयत ख़राब हो गई हो जिसकी वजह से काम रुक गया हो, तो वो मटेरियल आपका यूज़ नहीं हो पाया।
और भी वजह हो सकती है कि आपने जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है उससे थोड़ा सा मटेरियल आपने ज़्यादा मंगवा लिया, ये सोच के कि कल को हमारे को एक लार्ज ऑर्डर मिल जाए, इमरजेंसी में हमें कोई सामान बनाना पड़े तो मटेरियल की शॉर्टेज ना हो, तो आपके पास में कुछ मटेरियल बच गया। बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर भी रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि 450 किलोग्राम मटेरियल जो हमें स्टोर डिपार्टमेंट से मिला था, फैक्ट्री के अंदर आया था, उसमें से अभी 120 किलोग्राम मटेरियल यूज नहीं हो पाया, जिसकी कई वजह हो सकती है, सारी वजह मैंने बताई। 20 किलोग्राम हमारा नॉर्मल लॉस हो गया, 30 किलोग्राम हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। इसका मतलब फिनिश गुड बनाने में जो हमारा मटेरियल यूज हुआ एक्चुअल में वो हुआ 280 किलोग्राम। अब हमें 280 किलोग्राम की कॉस्ट कस्टमर से चार्ज करनी है, क्योंकि जो गुड्स हम कस्टमर को ट्रांसफर कर रहे हैं वो फिनिश गुड्स है, और फिनिश गुड्स बनाने में मटेरियल कितना यूज हो चुका है, 280 किलोग्राम मटेरियल यूज हो चुका है। तो हमें 280 किलोग्राम की कॉस्ट निकालनी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 280 किलोग्राम की जो कॉस्ट आपको निकालनी है उसके लिए स्टार्टिंग किससे करोगे, 450 से करोगे। उसकी स्टार्टिंग किससे करोगे, 450 से स्टार्टिंग करोगे या फिर 500 किलोग्राम से स्टार्टिंग करोगे। मतलब आप 280 पे पहुंचने के लिए स्टार्टिंग किससे करना चाहते हैं, 500 से। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 500 में 100 प्लस करना पड़ेगा और उसमें से 150 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आप 450 पे पहुंचोगे। और यदि 450 से स्टार्टिंग करते हो तो आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, ये जो तीन इंफॉर्मेशन स्टोर की थी उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली 450 पे आ चुके हैं। तो समझने वाली बात क्या है कि आप यहाँ पे 280 किलोग्राम की वैल्यू निकालना चाहते हैं और उसको निकालने के लिए आपको कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। स्टार्टिंग के आपके दो रास्ते हैं, या तो स्टोर या जितना मटेरियल आपने फैक्ट्री के अंदर स्टोर से रिसीव किया था वहां से। तो एग्जाम में हमें देखना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसमें हमें 500 किलोग्राम की वैल्यू जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज वो दे रखी है, या फिर रॉ मटेरियल इशू की वैल्यू हमें दे रखी है 27,000। बात समझ में आ रही है। तो 500 किलोग्राम मटेरियल 60 रुपये के हिसाब से 500 इंटू 60 30,000 हो गया। तो यदि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज 30,000 आपको दे रखा है, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो स्टोर का है वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और यदि आपके पास में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इशू दे रखा है 450 किलोग्राम का 60 रुपये के हिसाब से 27,000, तो आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल परचेज ये तीनों एडजस्टमेंट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सर आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि सर ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कोई भी ऐसा नुकसान जो नेचर में अनअवॉइडेबल हो, ड्यूरिंग प्रोडक्शन हो और किसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से हमारी फैक्ट्री में अनअवॉइडेबल लॉसेज हो। मतलब कस्टमर जैसा कुछ बनवाना चाहता है वैसा कुछ बनवाने के लिए यदि हमें मटेरियल की वेस्टेज करनी जरूरी है, उसके बिना कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो नहीं सकती, तो ऐसे लॉसेज को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे हमें कपड़े से शर्ट बनानी है तो कपड़ा तो रेक्टेंगल फॉर्म में मिलेगा, शर्ट रेक्टेंगल फॉर्म में थोड़ी बनेगी भाई। उसमें तो बाजू भी होंगी, चाहे हाफ स्लीव हो या फुल स्लीव हो, कॉलर्स भी होंगे, पॉकेट भी होगी, तो पूरा का पूरा 100% कपड़ा यूज नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ कपड़े की वेस्टेज जरूर होगी, क्योंकि कस्टमर चाहता है जैसा शर्ट मैं बनवाना चाहता हूँ वैसी शर्ट आप बना के दो। और टेलर ने उसको बोल भी दिया कि भाई जितना कपड़ा मैं आपके लिए खरीद के लाऊं उसमें से कुछ कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। टेलर सारी बातें बता रहा है किसको, कस्टमर को। कस्टमर कहता है कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बना दीजिए, जो नुकसान होगा मैं बियर करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए कितने पैसे मुझे देने हैं। बस यही बात कस्टमर ने बोली और हमारा दिल जीत लिया। ऐसे लॉसेस को हमने नाम क्या दे दिया, नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस जो है वो 20 किलोग्राम है, 60 रुपये के हिसाब से 20 किलोग्राम मटेरियल 1200 रुपये का बनता है। इसका नुकसान कितने का हो गया, 1200 रुपये का। अब ऐसे में हम तो कस्टमर से 1200 रुपये ले लेंगे, लेकिन कस्टमर क्या कहता है, इस पूरे नुकसान के पैसे आपने हमसे ले लिए, तो यदि ये नुकसान आप मार्केट में बेचें एज अ स्क्रैप तो उसके पैसे आप अपने पास मत रख लेना। नुकसान के पूरे पैसे आप मुझसे ले चुके हो, तो नुकसान होने के बाद जो भी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, मान लो स्क्रैप का रेट है 10 रुपये पर किलोग्राम, तो 10 रुपये के हिसाब से 20 किलोग्राम के 200 रुपये जो आपके पास आएंगे कबाड़ी वाले से, आप उसे मुझे वापस लौटा देना। तो हमने कहा भाई कैसे आपको लौटाएंगे, वो कहता है जो 1200 रुपये आप मुझसे लोगे उसमें से 200 रुपये स्क्रैप वैल्यू क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि जब आप मेथड नंबर 1 से रॉ मटेरियल कंज्यूम की कंप्यूटेशन करोगे तो आपको नॉर्मल लॉस की कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस की कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है। क्यों, क्योंकि हम कस्टमर से पूरे 1200 रुपये चार्ज कर चुके हैं, अब उसको 200 रुपये लौटाने हैं, इसलिए 200 रुपये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिए। बात समझ में आ गई, हाँ जी समझ में आ गई। इसका मतलब जब मैं यहाँ पर कस्टमर से मटेरियल के पैसे लूंगा
तो उसके अंदर 20 किलोग्राम जो नॉर्मल लॉस है उसके भी पैसे आ चुके होंगे 60 रुपये के हिसाब से, 1200 रुपये। अब उसको 200 वापस लौटाने माइनस कर दिया। लेकिन सर एबनॉर्मल लॉस के केस में आपने स्क्रैप वैल्यू की जगह कॉस्ट क्यों लिखी? तो जरा समझो, एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी नुकसान जो मैनेजमेंट या हमारी फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही की वजह से, मटेरियल डैमेज हो गया या फायर आकर हो गई, कोई भी वजह हो सकती है, फ्लड आ गया, मटेरियल डैमेज हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी वजह से जहां पर कस्टमर जिम्मेदार नहीं है, वो सारे लॉसेज यदि हमारी फैक्ट्री में हो रहे हैं और मटेरियल खराब हो रहा है, तो ऐसे लॉस को हम नाम देंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना। अवॉइडेबल लॉसेज हैं, प्रोडक्शन से इनका कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे केस में अब कस्टमर कहता है कि ये जो 30 किलोग्राम मटेरियल का आपकी फैक्ट्री के अंदर नुकसान हुआ है, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, चाहे ये फैक्ट्री में खराब हो चाहे आपके स्टोर में खराब हो, ये मेरे फिनिश गुड्स को बनाने में यूज नहीं हुआ, मैं इसके आपको 1 रुपये भी नहीं दूंगा, रत्ती भर भी पैसा आपको नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, ना मुझसे मांगने की कोशिश करना, ठीक है जी। तो ऐसे में अब हम 30 किलोग्राम के 60 रुपये के हिसाब से जो 1800 रुपये का नुकसान हुआ है, उस सारा का सारा नुकसान मैन्युफैक्चरर का है, मैन्युफैक्चरर को अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा, इसका ना हम इसके 1 रुपये भी नहीं चार्ज कर सकते, पूरे पैसे क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो पूरे के पूरे हम 1800 रुपये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्क्रैप वैल्यू के 200 रुपये माइनस करेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो उसकी कॉस्ट माइनस की जाती है, और यदि नॉर्मल लॉस दे रखा है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस की जाती है। कब? जब हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। तो अब क्लोजिंग स्टॉक तो 120 किलोग्राम है, ये वो मटेरियल है जो फैक्ट्री के अंदर अभी आपके पास में पड़ा हुआ है, जो वर्कर आज यूज़ नहीं कर पाए किसी भी वजह से, ठीक है ना। तो अब आपके पास में 120 किलोग्राम मटेरियल 60 रुपये के हिसाब से 7200 रुपये का मटेरियल अभी भी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, जो फिनिश गुड्स को बनाने में यूज़ नहीं हुआ, तो इसके पैसे मैं कस्टमर से ले नहीं सकता। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम इस चार्ट में, इस एग्जाम्पल में किसकी वैल्यू निकालनी है? 280 किलोग्राम की। और मैं दो जगह से अपना आंसर निकाल सकता हूँ, या तो 500 किलोग्राम से स्टार्टिंग कर सकता हूँ या 450 किलोग्राम से स्टार्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैं आपको दो केसेस हैं, दोनों केसेस समझाऊंगा, 500 से स्टार्टिंग करना है या 450 से स्टार्टिंग करना है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, सबसे पहले केस नंबर 1, जहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मुझे दे रखा है स्टोर का भी और फैक्ट्री का भी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग किससे कर रहा हूँ? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब कि सपोज करते हैं हम 500 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 500 किलोग्राम से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो 500 किलोग्राम मटेरियल वो मटेरियल है जो हमने परचेज किया स्टोर में। 1 किलोग्राम मटेरियल कितने रुपए का? 60 रुपये का। तो यहाँ पे 60 रुपये की जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, मान लो 30,000 रुपये है, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक जो स्टोर में है वो भी लेंगे और फैक्ट्री में है वो भी लेंगे। तो स्टोर में कितना मटेरियल था? 100 किलोग्राम, और फैक्ट्री में तो दे नहीं रखा ओपनिंग स्टॉक, और रेट आपके पास है 60 रुपये, तो आम मान लीजिए 6,000 रुपये आ गया आपके पास में। हाँ जी, कैरेज इनवर्ट अभी क्वेश्चन में दे नहीं रखा था मैंने आपको, जो भी वैल्यू होती क्वेश्चन में आप यहाँ पे ऐड कर देते। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल क्वेश्चन में होता तो उसको लिख लेते। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 150 और आपके पास है 120। 150 स्टोर में था, 120 फैक्ट्री में था, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने 60 से, तो देखो कितना आता है। हाँ जी, 150 प्लस 120 इंटू 60 इक्वल टू आ गया 16,200। जो एबनॉर्मल लॉस है आपने उसकी कॉस्ट लेनी है, तो 30 किलोग्राम 60 रुपये के हिसाब से, और जो नॉर्मल लॉस है 20 किलोग्राम उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको लेके चलनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1800 और यहाँ आ जाएगा आपका 200। तो देखिए कितना आता है, 6,000 प्लस 30,000 माइनस 16,200 माइनस 1,800 माइनस 200, तो आपके पास आ जाएगा 17,800। एक बार कैलकुलेशन द्वारा चेक कर लो भैया, गलती ना हो जाए। हाँ जी, 17,800, 17,800 आपने चार्ज करने हैं कस्टमर से रॉ मटेरियल के, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ जो बेटा केस नंबर 1 है उसमें हम अपनी स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? स्टार्टिंग हम कर रहे हैं रॉ मटेरियल परचेज से, जो कहाँ पे आता है? स्टोर में। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया जो एग्जाम्पल लिया था मैंने, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देते हैं और वो आपसे कहते हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन करके दिखाइए, और मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको मिलता है MCQ में,
ठीक है ना। एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होते हैं, आपका एक ऑप्शन सही होगा, वो कौन सा होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है स्टोर का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है स्टोर का, रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है। आपके लिए काम का पॉइंट क्या है भाई, आपका जो काम का पॉइंट है वो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर का, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल का यदि आपको स्टोर की परचेज दे रखी है तो समझ लो आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो शुरू से करनी है, मतलब स्टोर का ओपनिंग प्लस करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, तब जाके रॉ मटेरियल इशू टू वर्क्स, जैसे हम कहते हैं कितना मटेरियल हमने स्टोर से फैक्ट्री में भेजा वो कितना है वो निकलेगा। कैरेज इनवर्ट दे रखा है, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फैक्ट्री का भी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी दे रखा है। तो किसको कंसीडर नहीं करते, हाँ जी किसको कंसीडर नहीं करते, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस को। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, तो किसको कंसीडर नहीं करना, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस को। तो ध्यान रखना एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट को कंसीडर करना है और नॉर्मल लॉस में स्क्रैप वैल्यू कंसीडर करनी है। तो कई बार हमें ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे दी जाती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती, व्यर्थ होती है, बेकार होती है। बात समझ में आ गई, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना है फॉर्मेट और ऊपर लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक आपको लेना है स्टोर का और एक आपको लेना है फैक्ट्री का। सर दोनों क्यों लेने हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से, और यदि रॉ मटेरियल की परचेज से स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टोर से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहले हमें फैक्ट्री में कितना इशू किया वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें कितना कंज्यूम किया वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज से पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, इशू टू वर्क्स, कितना मटेरियल हमने फैक्ट्री में भेजा, फिर हमें जाना है रॉ मटेरियल कंज्यूम पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम को निकालना है तो पहले मैं रॉ मटेरियल परचेज को किस में कन्वर्ट करूंगा, इशू टू वर्क्स में कन्वर्ट करूंगा, फिर इशू टू वर्क्स को किस में कन्वर्ट करूंगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में कन्वर्ट करूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा, किसका, स्टोर का, ठीक है जी। फिर ऐसे ही यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा, किसका, फैक्ट्री का। इससे ज़्यादा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान से समझें, ठीक है जी। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सारे, आपको यदि समझ में आ गए तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कॉस्ट शीट का आपसे गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे बस ये ध्यान रखना कि मैंने जो स्टार्टिंग किया वो किससे किया। चलिए जी, हो गया यहाँ तक सारी चीज़ें। अब वैल्यू देख लेते हैं, अभी कितनी कितनी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में, फटाफट से क्वेश्चन में देखकर। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो कितनी कितनी दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास में कितना था, 2000। परचेजेस कितनी थी हमारे पास क्वेश्चन में, परचेजेस हमारे पास में है 50,000। आप चाहे तो क्वेश्चन को पीछे करके चलते हैं, बैक करके देखिए। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना है, 2000, क्लोजिंग कितना है 5000, परचेज कितना है 50,000, कहाँ पे, स्टोर में। फिर ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का फैक्ट्री में कितना है 2500 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3000। तो दोनों ओपनिंग स्टॉक प्लस कर लेंगे और दोनों क्लोजिंग स्टॉक भी प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 2000 और कितना है 2500, पहले इनको प्लस कर लो, 5000 और 3000 इनको लेके चलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी 4500 आपके पास आ जाएगा, 2000 प्लस 2500 आपके पास में यहाँ पे कितना कितना है, 5000 प्लस 3000 इक्वल टू, हाँ जी 5000 प्लस 3000 इक्वल टू 8000। हाँ जी क्वेश्चन के अंदर आपके पास में कैरेज इनवर्ट कितना दे रखा है, 600, और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आपके पास है 1400 रुपये। एबनॉर्मल लॉस के केस में मैंने आपको बता दिया था किसको लेना है किसको नहीं लेना। तो एबनॉर्मल लॉस के केस में कॉस्ट लेनी है और नॉर्मल लॉस के केस में स्क्रैप वैल्यू कंसीडर करनी है, मतलब 3000 और 100 रुपये, 3000, और आपको लेके चलना है 100 रुपीज़। अब आप देखिए कितना कितना अमाउंट आता है, 4500 में प्लस किया 50,000 आपके पास आ जाएगा, प्लस 600 प्लस 1400, माइनस किया आपने 8000, माइनस किया आपने 3000, माइनस किया आपने 100,
और आपके पास में वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 45,400। तो हम ये कह सकते हैं बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45,400 यदि हम स्टार्टिंग करते हैं रॉ मटेरियल परचेज कहाँ पर, स्टोर से। तो स्टोर से पहले कहाँ पे जाएंगे, वर्क्स पे, वर्क्स से किस पे जाएंगे, कंजम्पशन पे। ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। अब जो मैंने एग्जाम्पल 1 लिया है वहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज से स्टार्टिंग की है। यदि मेरे पास क्वेश्चन में इशू टू वर्क्स दे रखा है तो इसका मतलब मुझे अब स्टोर की कोई भी इंफॉर्मेशन कंसीडर नहीं करनी, स्टोर की कोई इंफॉर्मेशन कंसीडर नहीं करनी, सीधा इशू टू वर्क से मैं स्टार्टिंग करूंगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपने मेरे ख्याल से सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी, सब समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट से। हाँ जी, सभी ने नोट कर लिया। चलें आगे। अब केस नंबर 2 जहाँ पे बेटा हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, इशू टू वर्क्स, मतलब वो मटेरियल जो फैक्ट्री के अंदर आ चुका है वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल परचेज तीनों की तीनों जो चीज़ें स्टोर की थी वो कंसीडर नहीं करनी। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फैक्ट्री का लेना है। तो आप एग्जाम्पल को याद रखो, जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, इस वाले एग्जाम्पल को समझो कि अब आप 450 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। किससे स्टार्टिंग कर रहे हैं, 450 से स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको 280 पे जाना है। तो 450 से यदि 280 पे जाना है तो उसके लिए क्या करोगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में 450 की वैल्यू दे रखी है, 60 रुपए के हिसाब से 27,000। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में फैक्ट्री का दे नहीं रखा था। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास था 120, हाँ जी 120, 7,200, हाँ जी। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 30 किलोग्राम 60 रुपए के हिसाब से, और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कंसीडर करनी है आपने, ठीक है ना। कैरेज इनवर्ड और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल दे रखा है तो लेंगे, नहीं दे रखा तो नहीं लेंगे। तो 27,000 में हमने माइनस किया 7,200, हमने माइनस किया 1,800, हमने माइनस किया 200, हमारे पास में आ जाएगा 17,800। अब 17,800 पहले भी आंसर आया था, अब भी आंसर आया, आंसर तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हमें आंसर किसका निकालना है, हमें आंसर निकालना है 280 किलोग्राम का। अब आप स्टार्टिंग किससे करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, इशू टू वर्क से कर रहे हैं, इशू टू वर्क्स। और हम कहाँ पे जा रहे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम पे जा रहे हैं, मतलब कि 280 किलोग्राम पे जाना है। कहाँ से, 450 किलोग्राम से, ठीक है ना। हाँ, यदि आप स्टार्टिंग किससे करते, 500 किलोग्राम से स्टार्टिंग करते तो फिर उस केस में आपको स्टोर का ओपनिंग और स्टोर का क्लोजिंग स्टॉक भी कंसीडर करना पड़ता। तो अब हम यहाँ से स्टार्टिंग कर ही नहीं रहे, हम तो स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, 450 से कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है जी। तो चलते हैं अब आगे, एक क्वेश्चन मैं आपको इसका फिर कराता हूँ। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें लिखा है कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम। आपको यहाँ पे बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है इस एग्जाम्पल में, जिसमें ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दे रखा है स्टोर का, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है स्टोर का, रॉ मटेरियल इशू टू वर्क्स दे रखा है। अब आपके काम के लिए ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज नहीं दे रखा, रॉ मटेरियल इशू टू वर्क्स दे रखा है। इसका मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल परचेज जो तीनों पॉइंट स्टोर के होते रहे उसे कंसीडर ही नहीं करना। आपको सीधा सीधा रॉ मटेरियल इशू टू वर्क दे रखा है 1,50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो 2 पॉइंट हैं क्वेश्चन में, कौन कौन से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर का और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर का, ये अब आपके लिए बेकार हो गए, इन्हें यूज़ नहीं करना। यदि आप स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इशू टू वर्क्स, मतलब वो मटेरियल जो हम स्टोर से फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। कैरेज इनवर्ड लेंगे, हाँ जी लेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट लेने हैं उनको टिक लगा लो। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का फैक्ट्री वाला लेना है, हाँ जी लेना है। अब नॉर्मल लॉस की कौन सी वैल्यू लेते हैं, कॉस्ट, और नॉर्मल लॉस की कौन सी वैल्यू लेनी है, स्क्रैप वैल्यू लेनी है आपको। जिनको कंसीडर नहीं करना इनको क्रॉस मार दो। जरूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी हो वो सारी काम की हो, कुछ इन्फॉर्मेशन बेकार भी होती है जो आपके किसी काम की नहीं होती। बात समझ में आ गई, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं बेटे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लिखना है रॉ मटेरियल इशू टू वर्क, जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 1,50,000।
फिर आपके पास है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फैक्ट्री का 12,500। हाँ जी, कैरेज इनवर्ड आपके पास कितना है 1,600। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल 11,400। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 23,000। फैक्ट्री वाला लेके चलना है, ध्यान रखना। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आपके पास कितना है 13,000 और नॉर्मल लॉस की इसका वैल्यू कितनी है 1,200। तो अब अपना आंसर निकाल लीजिए। 12,500 में प्लस किया 1,50,000, प्लस किया आपने 1,600, प्लस किया 11,400, माइनस किया 23,000, माइनस किया आपने 13,000, माइनस किया आपने 1,200 और आपके पास आ जाएगा 1,38,300। 1,38,300 आपके पास में आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। यदि आप अपनी स्टार्टिंग किससे करते हैं इशू टू वर्क से, तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो स्टोर का दे रखा होगा उसे कंसीडर नहीं करना। गलती मत कर देना एग्जाम में, बेकार में एमसीक्यू के 2 नंबर आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। और यदि यही पॉइंट आपके फुल फ्लैश बड़े क्वेश्चन में आते हैं 7 नंबर वाले में, तो फिर आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे। अच्छा, कई बार बच्चा ये कहता है कि सर मैंने तो एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, क्या मेरे पूरे नंबर कटेंगे? बिल्कुल 100% कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि बेटा आप एग्जाम दे रहे हैं प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल कोर्स में कोई भी गुंजाइश नहीं होती गलती की। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता कि जी मेरी एक छोटी सी गलती हो गई थी। मैंने कई बार बच्चों की आंसर शीट देखी हुई है, वहाँ पर सारी कैलकुलेशन सही करते हैं, वर्किंग नोट सही बनाते हैं, लेकिन जब कॉस्ट शीट बना रहे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, फाइनल आंसर में कभी एक जीरो ज़्यादा लिख देते हैं, कभी एक जीरो कम कर देते हैं। मान लो लिखना है आपने 1,38,300 और आपने लिख दिया 1,38,300 की जगह एक जीरो आपने कम कर दिया, 13,830 कर दिया। सर गलती हुई मुझसे, ध्यान नहीं रहा, जल्दबाजी में एक जीरो कम लिख दिया। कितने नंबर मिलेंगे? इंस्टीट्यूट कहता है आपने जो जीरो कम लगाया था हम आपको क्वेश्चन में जीरो दे देते हैं ना, ठीक है ना, ताकि आपकी ये गलती द्वारा कभी फ्यूचर में ना हो। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। आपको पूरा पूरा आंसर सही तरीके से करना है। आप एग्जाम में उतने ही क्वेश्चन करो जो बिल्कुल सही हो। सारे क्वेश्चन के चक्कर में पता चला जो आपके सही क्वेश्चन भी हो सकते थे, जल्दबाजी के चक्कर में आपने उसमें भी मिस्टेक कर दी। हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? हर सब्जेक्ट में हमें मिनिमम जो 40 नंबर लाने हैं वो लाना चाहिए। दूसरा फिर हमारा टारगेट होना चाहिए कि भाई 40 तो अब आ चुके हैं, अब हमें एग्जामिशन की तैयारी करनी चाहिए, मतलब 60 नंबर चाहिए, ताकि हमारा जो एग्रीगेट 200 बनाना होता है वो आसानी से बन जाए और हमारा ग्रुप क्या हो जाए क्लियर। जब आपको लगता है 40 भी आ गए, अब 60 के आने की भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जहां पर आपको लगता है कि यार मुझे नहीं आता। आप अपना टाइम वहां पे यूज़ कीजिए, यदि टाइम बचता है तो आपके पास में एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अब एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के 2 मेथड बताए थे, जिसमें से जो मेथड नंबर 1 था जिसमें कुछ चीज़ें प्लस करते हैं कुछ चीज़ें माइनस करते हैं, उनके 2 केसेस थे। स्टार्टिंग रॉ मटेरियल परचेस से कर रहे हैं या इशू टू वर्क्स कर रहे हैं। फिर दूसरा मेथड था जहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस को हम मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। क्वांटिटी प्रोड्यूस का मतलब जितना क्वांटिटी फैक्ट्री के अंदर फिनिश गुड्स का बना है उसको बनाने में मटेरियल आपका कितने रुपए का लगा, उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने 10,000 यूनिट बेची है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 1,000 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक कितना हमारे पास में 2,000 यूनिट। यदि मैं 10,000 यूनिट बेच रहा हूँ और मेरे पास अभी भी 1,000 बची हुई हैं, तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी 10,000 प्लस 1,000 11,000, और उसमें से ओपनिंग का सामान कितना था 2,000। तो मैंने नया कितना बनाया होगा, मैंने नया कितना बनाया होगा 9,000। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहला काम मुझे करना है क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालने का। क्वांटिटी प्रोड्यूस का मतलब है कि फैक्ट्री के अंदर नया सामान जो तैयार हुआ है वो कितना है। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालने के लिए हमें क्वांटिटी सोल्ड में ऐड करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर आपके पास में 10,000 यूनिट में आपने क्लोजिंग स्टॉक की 1,000 यूनिट प्लस की और उसमें से 2,000 यूनिट माइनस की, तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा 9,000। तो हम ये कह सकते हैं कि 9,000 यूनिट्स आपकी फैक्ट्री में प्रोड्यूस की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। हाँ जी, लास्ट ईयर, LY का मतलब है लास्ट ईयर, पिछले साल। LY का फुल फॉर्म क्या था भाई, लास्ट ईयर। हमने देखा कि लास्ट ईयर में हमें मटेरियल कितने रुपए का मिलता था, 1 यूनिट बनाने में 15 रुपए का। इन्फ्लेशन कितना हो गया 20%, मतलब पिछले साल जो मटेरियल 15 रुपए का मिल रहा था इस साल
प्राइस इन्फ्लेशन हो गया 20%, तो 15 का 20% आपके पास कितना आएगा, कैलकुलेटर की मदद लीजिए, 15 का 20% आपके पास आ जाएगा बेटा 3 रुपये। इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालना है करंट ईयर का, और आपको मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट किसका दे रखा है, लास्ट ईयर का। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो प्राइस इन्फ्लेशन है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे लास्ट ईयर कितना है, 15 रुपये, और यहाँ पे 15 रुपये का 20% आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 3 इक्वल टू 18। इसको ना 1 यूनिट बनाने में इस बार मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, 18 रुपये। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाई मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को, तो बताओ, नहीं है तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें बेटा यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालना है, जिसका फॉर्मूला है क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है ना, आप चाहें तो यहाँ पे क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या नोटिस किया कि हम यहाँ पे 9000 यूनिट बना रहे हैं, और 1 यूनिट बनाने में हमारा मटेरियल का खर्चा 18 रुपये। इसका मतलब हमारा मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, 9000 को मल्टीप्लाई किया 18 से, आपके पास आ जाएगा 1,62,000। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं, तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, तो मजे आ गए फिर। तो बेसिक कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन जो 7 नंबर का एग्जाम में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2A में पहले ही क्वेश्चन कॉस्ट शीट का मिलता है, आपको सबको पता है, नहीं भी पता तो मैंने आपको बता दिया, आप आराम से 7 नंबर ला सकते हैं। मेरी गारंटी है कि जो ये लेक्चर देख लेगा उसकी बेसिक कैलकुलेशन में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, और जो 7 नंबर का कॉस्ट शीट का क्वेश्चन मिलेगा वो भी उसका 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है पॉइंट नंबर 2, लेबर कॉस्ट की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। अच्छा, लेबर कॉस्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट वेजेस। कौन सी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस। बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो लेबर कॉस्ट हमें मान लीजिए निकालनी है 2026 की, क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू लेबर कॉस्ट पर यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमारे पास में 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है जहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वांटिटी प्रोड्यूस से, और एक जगह हम लेबर कॉस्ट को निकालेंगे किससे, वेजेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द बिगनिंग प्लस प्रीपेड वेजेस एट द बिगनिंग माइनस प्रीपेड वेजेस एट द एंड। ठीक है ना, 2 फार्मूला हम अकाउंट्स में यूज़ करते थे, वही फार्मूला हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो कौन से बेसिस पे बन रहे हैं, एक्रूअल बेसिस पे। तो यदि कोई आपसे पूछे जी कॉस्ट शीट जो बन रही है बिजनेस में वो कौन से बेसिस पे बनती है, एमसीक्यू में कैश बेसिस पे या एक्रूअल बेसिस पे, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्रूअल बेसिस पे। चलिए, तो यहाँ पर हम पहले फार्मूले की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें लेबर कॉस्ट निकालनी है। हाँ जी, लेबर कॉस्ट चार्ज, हमें कस्टमर से लेबर कॉस्ट के कितने पैसे चार्ज करने हैं। तो जितनी क्वांटिटी हमने कस्टमर को बनाकर दी है, ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा। क्वांटिटी प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको समझाया है। क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालने के लिए क्वांटिटी सोल्ड में हमें क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। किसका, फिनिश गुड्स का। ये ध्यान रखना, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें किसकी होनी चाहिए, फिनिश गुड्स की होनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स का, क्वांटिटी सोल्ड भी फिनिश गुड्स की होती है, और क्वांटिटी प्रोड्यूस भी किसकी होती है बेटा, फिनिश गुड्स की होती है। इतना आपको बस ये ध्यान रखना है। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस निकल जाएगा, दैट इज आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, जो मैं अभी आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम के केस में भी समझा चुका हूँ। तो सेम ही कैलकुलेशन वहाँ होगी, सेम यहाँ पे होगी क्वांटिटी प्रोड्यूस की। तो मेन कैलकुलेशन यहाँ पर अब आपके पास क्या है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट की। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपके पास में लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो लास्ट ईयर की दे रखी थी, हमें कौन सी ईयर की निकालनी है, करंट ईयर की। हमें लेबर कॉस्ट पर यूनिट किसकी निकालनी है, करंट ईयर की। तो करंट ईयर की लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए यदि लेबर कॉस्ट पर यूनिट लास्ट ईयर की दे रखी है, तो सबसे पहले उसमें प्राइस इन्फ्लेशन को प्लस कर देंगे। जैसे अभी आपने मटेरियल के केस में देखा था कि मटेरियल आपका 20% इंक्रीज हो गया था, तो जो मटेरियल आपको 15 रुपये का मिल रहा था, अब वो मटेरियल 3 रुपये महंगा मिलेगा, मतलब कि 18 का मिलेगा। तो वो कैलकुलेशन यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ पे एक नया पॉइंट आ जाता है। कई बार क्या होता है कि जब हम वर्कर को जो उसकी वेजेस होती है वो बढ़ा कर देते हैं, तो हम इस कंडीशन पे उसकी वेजेस बढ़ा के देते हैं कि भाई तेरी एफिशिएंसी तेरे को बढ़ानी पड़ेगी, काम तेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा,
जो काम तुम 2 घंटे में कर रहे थे, मतलब 120 मिनट में कर रहे थे, अब वो काम तुम्हें 90 मिनट में करना पड़ेगा, 1.5 घंटे में करना पड़ेगा। तो हम आपकी वेजेस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। वर्कर कहता है जी ठीक है, आप मेरी वेजेस बढ़ाओ, मैं आपके लिए काम 120 मिनट वाला कितनी मिनट में कर दूंगा, 90 मिनट में कर दूंगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जहाँ वर्कर हमारी फैक्ट्री में सपोज करते हैं 2-2 घंटे के हिसाब से 5 यूनिट बनाता था, 10 घंटे काम करता था, अब वो क्या करेगा, 10 घंटे में हमारी प्रोडक्शन 5 यूनिट से ज़्यादा कर देगा। क्योंकि हर एक यूनिट यदि 1.5 घंटे में बनने लगेगी, तो हर एक यूनिट 1.5 घंटे में बनेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लगेगा सेम टाइम में। सेम टाइम में क्या होगा, ज़्यादा होने लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो 1.5 घंटे में एक यूनिट बनेगी, फिर 3 घंटे में 2 बन जाएगी, 6 घंटे में 4 बन जाएगी, 9 घंटे में उसकी कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। कहाँ हमारी 10 घंटे में सिर्फ 5 यूनिट बन रही थी, यहाँ तो 9 घंटे में ही हमारी 6 यूनिट बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है। तो हम वर्कर से क्या कहेंगे, या तो 10 घंटे की जगह 10.5 घंटे काम कर ले, और तेरी यहाँ पर यूनिट कितनी हो जाएगी, 6 की जगह 7 यूनिट बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है। तो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा समय का काम कम समय में करने लगता है, और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हम ज़्यादा क्वांटिटी बनाकर बेच पाते हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। वर्कर को फ़ायदा क्या होता है कि उसकी वेजेस इंक्रीज हो जाती है। तो वर्कर का भी फ़ायदा है, मैन्युफैक्चर का भी फ़ायदा है, ठीक है ना। अच्छा, कई बार एफिशिएंसी घट भी जाती है, तो एफिशिएंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाया हमने। तो इंटू 100% डिवाइडेड बाई 100% प्लस माइनस चेंज इन एफिशिएंसी। यदि एफिशिएंसी बढ़ रही है तो आपका समय कम लगेगा, और एफिशिएंसी यदि आपकी घट रही है तो वर्कर का समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन क्या होगा आपका, कम होगा। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है लेबर कॉस्ट 2026 का। क्वांटिटी प्रोड्यूस हमें 2025 की दे रखी है 10,000 यूनिट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाई 20%, लेबर कॉस्ट पर यूनिट 2025 का 50 रुपये दे रखा है, प्राइस इन्फ्लेशन 5% है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी 10% है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमें आंसर जो निकालना है वो कौन सी ईयर का निकालना है। लेबर कॉस्ट हमें निकालना है 2026 का। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेबर कॉस्ट फॉर 2026, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाई लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो बच्चे कहते हैं सर देखो यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस दे रखा है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो सर आंसर आ जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर 2026 का नहीं होगा, 2025 का होगा, क्योंकि क्वांटिटी भी आपने 2025 की लिए, लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी 2025 का लिए, लेकिन आपको तो आंसर निकालना है 2026 का बेटे। तो 2026 का आंसर निकालने के लिए सारी इंफॉर्मेशन 2026 की होनी चाहिए। मतलब कि क्वांटिटी भी आपको 2026 की चाहिए, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी आपको 2026 का ही चाहिए। तो सबसे पहले क्वांटिटी प्रोड्यूस, जो आपकी 10,000 यूनिट दे रखी थी उसमें 20% इंक्रीज हो गई प्रोडक्शन। तो 10,000 का 20% 2,000, इसका ना इस साल आपकी प्रोडक्शन 10,000 नहीं होगी, 12,000 होगी। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस यहाँ पे अब आप कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 10,000, और 10,000 का 20% आपको ऐड करना है। चलिए जी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। फिर लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आपके पास है 50 रुपये, प्राइस इन्फ्लेशन कितना है 5%। तो इसका मतलब 50 रुपये का 5% आप यहाँ पे ले लो, ठीक है ना। साथ में एफिशिएंसी इंक्रीज का भी पॉइंट आ गया। तो 100% अपॉन 100%, यदि इंक्रीज हो रही है तो प्लस का साइन लगेगा, डिक्रीज है तो माइनस का साइन लगेगा, तो प्लस 10%। तो आगे देखते हैं कितना कितना आएगा आपके पास में। 10,000 का 20% हुआ 2,000 यूनिट, टोटल आपके पास आ गई 12,000 क्वांटिटी। फिर वर्कर को हम 50 रुपये दे रहे थे, तो 50 रुपये का 5%, 50 रुपये का 5% आपके पास हुआ 2 रुपये 50 पैसे, 2.5 रुपये, 2.5 प्लस 50, तो 52.5 हो गया। ये 52.5 रुपीज़ हम वर्कर को एक यूनिट के तब दे रहे थे जब एफिशिएंसी सेम थी, लेकिन एफिशिएंसी अब चेंज हो गई। तो ऐसे में कितना आएगा देखिए, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 52.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 110 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 572727।
0.27 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा 5,72,000, 5,72,727.27, तो 0.27 को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है जी। इस तरीके से आपकी जो लेबर कॉस्ट है 2026 की वो कितनी आ जाएगी, 2026 की लेबर कॉस्ट आपके पास में आ गई 5,72,727। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस बना दूंगा। ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि वो आपसे मांग क्या रहा है, डिमांड क्या क्वेश्चन की। अक्सर बच्चों के जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं उनकी वजह ये होती है कि बच्चा जल्दबाजी में होता है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ता ही नहीं है कि क्वेश्चन में निकालना ही क्या है। अब कई बच्चे क्या कर रहे थे, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 50 से, और वहाँ पे वैल्यू कितनी लिख देंगे, 5 लाख। और MCQ में मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ पे एक ऑप्शन 5 लाख भी दे रखी है, तो जो आंसर पहले निकलता है वो आंसर यदि मैच कर जाए तो बच्चों का कॉन्फिडेंस 100% आता है, यार मैंने सही आंसर निकाला है। सही आंसर आपने निकाला होता है यदि 2025 का आंसर पूछा होता तो, बट आंसर 2026 का पूछा है, तो ध्यान रखना है कैलकुलेशन भी 2026 की होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आप सबको? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। अब लेबर कॉस्ट का पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, यदि वेजेस पेड दे रखी है और आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है वेजेस की, तो उसको भी आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक बेटा, उसी तरीके से जैसे आप एग्जाम में करते हैं अकाउंट्स के पेपर में। हाँ जी, आपको यहाँ पे वेजेस पेड दे रखी है 1 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी है 10,000, प्रीपेड वेजेस दे रखी है 15,000। सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वेजेस है ये बिगिनिंग का या एंड का। तो यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस आपने इसी साल शुरू किया है, कोई ओपनिंग बैलेंस आपके पास में नहीं है। इसका ना ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, एट द एंड की होगी। तो यहाँ पे आप एट दी एंड मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एट दी एंड मान के क्वेश्चन को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेबर कॉस्ट चार्ज इक्वल टू, लेबर कॉस्ट पेड लिख सकते हैं या वेजेस पेड लिख सकते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड माइनस प्रीपेड वेजेस एट द एंड। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में आप क्या करने वाले हैं, 1 लाख रुपीज़ में आप प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000 और 15,000 पे आप माइनस कर देंगे। सर ऐसा हम क्यों करते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड हमने प्लस क्यों किया? 1 लाख रुपए हम पूरे साल में वर्कर को पे कर चुके हैं, 10,000 रुपये वर्कर को अभी देने बाकी हैं। इसका ना हमारा टोटल खर्चा कितना है, 1,10,000। प्रीपेड वेजेस एट द एंड का मतलब है 15,000 रुपये वर्कर को हमने एडवांस दे दिया अगले साल के। इसका ना ये पैसे हम अगले साल के लिए दे रहे हैं, इस साल खर्चा तो अगले साल होगा, पैसे पहले ही दे रहे हैं तो ये इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। तो 1 लाख में 10,000 रुपये प्लस किया, 1,10,000, 15,000 माइनस किए, आपके पास में आ जाएगा बेटा 95,000। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा करंट ईयर का जो खर्चा होगा वेजेस का, जो हमें कस्टमर से चार्ज करना है, वो होगा 95,000। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलें आगे। तो अभी तक मैं आपको बेटे 2 पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूँ। पहला पॉइंट आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम का, दूसरा पॉइंट आपके पास है लेबर कॉस्ट का। अब बात करते हैं तीसरा, ओवरहेड कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए भाई, ओवरहेड कॉस्ट का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, एग्जाम में MCQ में पूछ सकते हैं। ओवरहेड कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ प्रोडक्ट एंड आर अपोर्शन यूजिंग सुटेबल बेसिस। कहने का मतलब है कि जो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है हम उसको ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, जिसे आसानी से कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ये वो कॉस्ट होती है, सिंपल भाषा में कहें कि जब भी कोई खर्चा 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए इकट्ठा एक साथ किया जा रहा है, जैसे फैक्ट्री का रेंट, सुपरवाइजर की सैलरी, मशीन का इंश्योरेंस, मशीन का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो ये सारे खर्चे आपके क्या हैं, एक से ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए एक बार किए जा रहे हैं, खर्चा एक बार हो रहा है बट इसका बेनिफिट 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को मिल रहा है। ये सारे खर्चे हमारे लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है, जिसको हम कॉस्टिंग में कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। अब ये जो ओवरहेड कॉस्ट होती है हमारे बिजनेस में इन्हें 3 डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट जिसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और तीसरा आपके पास है सेल्स डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर करने के बाद आप हमें बता देंगे कि आपने कितना कितना खर्चा किया। तो जितना खर्चा उन्होंने किया जब वो लास्ट में ऐड करके हमें बताएंगे, तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड,
एक्चुअल सेलिंग ओवरहेड पता चलेगा। लेकिन यदि मैं एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेशन करना चाहता हूँ कि मेरा ओवरहेड का खर्चा पूरे साल में कितना होगा फैक्ट्री में, यदि मैं 10,000 यूनिट बनाना चाहता हूँ तो मेरा फैक्ट्री का खर्चा कितना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का खर्चा कितना होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा कितना होगा, एस्टिमेटेड पे निकालना है, तो फिर वहाँ पे मुझे यूज़ करने पड़ता है रिकवरी रेट। क्या यूज़ करने पड़ता है बेटा? रिकवरी रेट। सर ये रिकवरी रेट का मतलब क्या होता है? रिकवरी रेट का मतलब होता है पिछले साल के डाटा को बेस लेकर हम इस साल की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने देखा भाई पिछले साल हमारी जो लेबर कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपए थी और फैक्ट्री का खर्चा भी 1 लाख रुपए था। तो फैक्ट्री का खर्चा भी 1 लाख रुपए था, लेबर कॉस्ट भी 1 लाख थी। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? 1 लाख का 100% फैक्ट्री ओवरहेड था। भाई 1 लाख का 100% होता है। तो हमने कहा पिछले साल यदि लेबर कॉस्ट 1 लाख थी, फैक्ट्री ओवरहेड भी 1 लाख था, तो 1 लाख का 100% हो गया। इस साल यदि लेबर कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है तो 1.5 लाख का 100%, 1.5 लाख रुपए हम क्या मान लेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड मान लेंगे। इसका मतलब ये एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है। तो जहां पर हम अपने खर्चों को एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी साल का एंड नहीं आया, सारे खर्चे कितने हुए हैं एक्चुअल बेसिस पे नहीं पता लगा पा रहे, वहां पे हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे। क्यों करते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे बेटे? क्योंकि हमें कस्टमर को जो कोटेशन देनी है वो तो प्रोडक्शन करने से पहले देनी है, तभी तो जो प्राइस हम कस्टमर को बताएंगे वो उस प्राइस पे खरीदेगा नहीं खरीदेगा, हमें पहले उसको प्राइस बतानी पड़ेगी। यदि वो कहता है जी मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ इस प्राइस पे, आप मुझसे एडवांस ले लीजिए और प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, तो मैं वहाँ पर प्रोडक्शन तभी शुरू करूँगा जब मैं उससे एडवांस लूँगा। एडवांस कब लूँगा? जब मैं उसको सेलिंग प्राइस की कोटेशन दूंगा। सेलिंग प्राइस की कोटेशन कब दूंगा? जब मैं टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूँगा। टोटल कॉस्ट कब पता चलेगी? प्रोडक्शन होने के बाद या प्रोडक्शन होने से पहले? प्रोडक्शन होने के बाद। बट मुझे आंसर कब देना है? प्रोडक्शन होने से पहले। तो ऐसे केस में मैं अपना आंसर किसके बेस पे निकालूंगा? एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालूंगा, पास डाटा को बेस लेके। 2026 का आंसर निकालना है तो 25 को बेस लूंगा, 27 का आंसर निकालना है तो 26 को बेस लूंगा, 28 का आंसर निकालना है तो 27 को बेस लूंगा, 30 का आंसर निकालना है तो 29 का बेस लेके चलूंगा। आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर ये बहुत सारे तरीके होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को निकालने के लिए। 100% ऑफ लेबर कॉस्ट, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है 1 यूनिट बनाने में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा 10 रुपये आता है पिछले साल, तो इस साल भी हमें लगता है 10 रुपये आएगा। इस साल हम मान लीजिए हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख रुपये खर्चा आ जाएगा। 12,000 यूनिट बनाते हैं तो 1,20,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। 13,000 यूनिट बनाएंगे तो 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,30,000 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर रिकवरी रेट निकालने पड़ेंगे। तो 100% ऑफ लेबर कॉस्ट ये हमारा रिकवरी रेट है। क्वांटिटी प्रोड्यूस को फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट हमारा रिकवरी रेट हो गया कि हर 1 यूनिट बनाने में हमारा फैक्ट्री का खर्चा इतना आता है। अब इस साल जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड सेल वैल्यू का 10% होगा। पिछले साल हमारी सेल कितनी थी? 10 लाख रुपए थी और फैक्ट्री का खर्चा 1 लाख रुपए था, तो 1 लाख रुपए 10 लाख का कितना हो गया? 10%। हम सोच रहे हैं इस साल भी ऐसा ही होगा। इस साल यदि मेरी सेल 15 लाख रुपए होगी तो 10% 1.5 लाख रुपए मेरा खर्चा आएगा, किसका? फैक्ट्री का। अब बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट को कंप्यूट कर सकते हैं, तो उसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100% ऑफ लेबर कॉस्ट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, हम लिख सकते हैं 60% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कौन सा बेस लेके अपना आंसर निकालना है। आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है कि सर हमें कौन सा बेस लेना है। ये तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जहाँ पर मुझे एस्टिमेटेड बेस पे अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट की कंप्यूटेशन करनी होती है, ताकि मैं अपने कस्टमर को जिन्हें मुझसे सामान खरीदने हैं उनको सेलिंग प्राइस बता सकूं, उनसे ऑर्डर रिसीव कर सकूं, एडवांस ले सकूं और प्रोडक्शन चालू कर सकूं। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को निकालने के लिए भी ऐसे रिकवरी रेट होते हैं। 60% ऑफ लेबर कॉस्ट, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 8% ऑफ सेल वैल्यू, या क्वांटिटी प्रोड्यूस को ऑफिस एक्सपेंसेस पर यूनिट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई? आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालने के लिए क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई किया सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट। SEPU का मतलब हो गया सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट। 15% ऑफ सेल वैल्यू, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपको यहाँ पर अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जैसा कहा जाएगा वैसा आपको अपना काम करना है। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलिंग ओवरहेड 15% ऑफ सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी उसका 15% निकालो, काम खत्म करो। यदि वहां पे लिखा है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट का 20% निकाल दो। यदि वहां पे लिखा है क्वांटिटी सोल्ड इनटू 2 रुपये पर यूनिट, तो जितनी क्वांटिटी आपने बेची है उसको 2 रुपये पर यूनिट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आपको बस करना क्या है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड किया, कॉस्टिंग की
एक ही खास बात है अच्छे नंबर लाने की, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, पहला पॉइंट, और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, दूसरा पॉइंट, और जो चीज़ आपको क्वेश्चन में निकालनी है उसको निकालने के लिए कौन सी चीज़ किस पे बेस्ड है वो समझना बहुत ज़रूरी है। यदि वहाँ पे लिखा है साफ साफ कि फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो आपको 20% ही करना है। ये मत देख लेना कि सर ने तो 100% लिखा था 100% ही कर दूं हर जगह, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। समझ में आ गई बात मेरी? जैसा क्वेश्चन में लिखा है आपको वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना, खराब होने का डर रहता है दिमाग का। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल 6 में फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, बेटा ये तीन चीजें मुझे आपके लिए निकालनी है, जिसमें इन्होंने लिखा है फैक्ट्री का खर्चा यदि इफ सेल वैल्यू का 10% मान के चलो, ऑफिस का खर्चा लेबर कॉस्ट का 20% मान के चलो, सेलिंग ओवरहेड क्वांटिटी सोल्ड पर यूनिट 5 रुपये मान के चलो। बात समझ में आ गई? मेरे को तो समझ में आ गई क्या कि फैक्ट्री का खर्चा निकालने के लिए सेल वैल्यू का 10% करना है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड। कैसे निकालना है, जो भी मेरी सेल वैल्यू होगी उस सेल वैल्यू का कितना करना है, 10% करना है। सर यदि मुझे ऑफिस ओवरहेड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो भाई ऑफिस ओवरहेड निकालने के लिए जो भी मेरी लेबर कॉस्ट होगी उसका मुझे 20% करना है। सर यदि मुझे सेलिंग ओवरहेड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो भाई सेलिंग ओवरहेड निकालने के लिए क्वांटिटी सोल्ड को आपने मल्टीप्लाई करना है ₹5 पर यूनिट से। अब सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूंगा, मैं तो वैसे ही करूंगा जैसा क्वेश्चन में बोला गया। वो कहता है जी सेल वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 लाख, तो मैंने 10 लाख रुपए लिखी, मल्टीप्लाई किया 10% से, तो मेरे पास कितना आ गया, 1 लाख रुपये आ गया। तो मैं कह सकता हूँ फैक्ट्री का खर्चा मेरा 1 लाख रुपये होगा। हाँ जी, लेबर कॉस्ट मेरे पास है 2 लाख रुपये और उसका 20% करना है मुझे, तो मेरे पास में बेटे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000। तो यदि बेटा मेरे से कोई पूछे कि सर ऑफिस ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा, तो मैं कहूँगा 2 लाख का 20% 40,000। और यदि सेलिंग ओवरहेड की बात करें तो क्वांटिटी सोल्ड है 10,000 यूनिट, एक यूनिट बेचने में खर्चा 5 रुपये आता है, तो 10,000 यूनिट बेचने में खर्चा कितना आएगा, 50,000 का आएगा। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखना कॉस्टिंग के अंदर आपकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो जनरली कौन से बेसिस पे निकाली जाती है, एस्टिमेटेड बेसिस पे निकाली जाती है, जहाँ पर हम रिकवरी रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे रिकवरी रेट ही तो हैं। रिकवरी रेट का मतलब क्या होता है, वो रेट जिनका इस्तेमाल करके हमारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है हम उनकी कंप्यूटेशन करते हैं कि जो गुड्स हम कस्टमर को बनाकर बेचना चाहते हैं उसे बनाने में हमारी ओवरहेड कॉस्ट का खर्चा कितना आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना? आप आराम से इसे वीडियो पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे ये क्लास आपकी अवेलेबल होगी। आराम से क्लास को रोक के सारे पॉइंट को समझें, आपको पता चल जाएगा क्या हमारा तरीका है, क्या किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? हर एक छोटा छोटा पॉइंट हम आपको यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे। मतलब आप ये आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार हम फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा यार इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। बच्चों को लगता है सर कॉस्टिंग तो बड़ा टफ है, इसमें नंबर कैसे आएंगे। भाई कॉस्टिंग को आसान बनाना ही मेरा पर्पज़ है। यदि मेरे से कोई पूछे जी आपका दुनिया में आने का क्या पर्पज़ है, तो मैं कहूँगा जी मेरा पर्पज़ क्या है, CMA स्टूडेंट को अच्छे नंबर से पास कराना, सिंपल कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन को समझाना। चलें आगे, चलिए भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास में कई तरीके हैं। पहला तरीका, सेल वैल्यू में से टोटल कॉस्ट क्या कर दो, माइनस कर दो। सर ये तो बात हम भी जानते हैं, आपने नया पॉइंट क्या बताया यार, मैं तो तरीके बता रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी कहा कि आपको आता ही नहीं आता। मैं तो बेटा आपको क्या बता रहा हूँ, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे आसान टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो, किस में से, सेल वैल्यू में से, मतलब सेल वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यदि आपको सेल वैल्यू भी पता है, टोटल कॉस्ट भी पता है, तो दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा तरीका, सर यदि क्वांटिटी सोल्ड हमें क्वेश्चन में दे रखी है और प्रॉफिट पर यूनिट हमें दे रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना? पहले इनको समझ लेते हैं पॉइंट्स को। मान लीजिए सेल्स वैल्यू गिवन है आपके पास में 10 लाख रुपए, आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखी है 8,50,000। आपसे कह रहे हैं फाइंड
प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आप लिखेंगे सर प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब सेल वैल्यू में से यदि मैं टोटल कॉस्ट माइनस करूं तो 10 लाख में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 8,50,000 और मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 1,50,000। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बहुत ही सिंपल है, कॉस्टिंग से आसान तो भाई कोई सब्जेक्ट ही नहीं बना। यदि आपसे कोई पूछे जी सबसे आसान इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप आराम से बोल सकते हैं सर कॉस्टिंग सब्जेक्ट सबसे आसान है, अच्छे नंबर आराम से आ जाते हैं कम मेहनत करके। बस आपको समझना है छोटे छोटे पॉइंट्स। नेक्स्ट सर, यदि क्वांटिटी सोल्ड हमें क्वेश्चन में दे रखी है, मान लीजिए 10,000 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है 20 रुपये, और आपसे कहा जाए कैलकुलेट या फाइंड प्रॉफिट, तो फिर आप क्या करोगे, आप करोगे प्रॉफिट निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूले का यूज़, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है ना। अब क्वांटिटी सोल्ड कितना आपके पास में 10,000 यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट आपके पास है 20 रुपये, तो आप कह सकते हैं सर हमारा प्रॉफिट कितना होगा 2 लाख रुपये। मतलब जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि ऐसा कर लें या वैसा कर लें, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा करना है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? देखिए ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल। अब कई बार क्या होता है कि जो प्रॉफिट हो वो परसेंटेज में दे रखा होता है, कभी लिखा होगा प्रॉफिट सेल का 10% है, बट सेल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी। कई बार ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन में प्रॉफिट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ही नहीं दे रखी होती। तो ऐसे में हमारा थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की परसेंटेज यदि सेल पे दे रखी है और हमें क्वेश्चन में सेल वैल्यू की जगह कॉस्ट दे रखी है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज को सेल से कॉस्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट की परसेंटेज हमें कॉस्ट पे दे रखी हो, 20% ऑफ कॉस्ट दे रखा हो, लेकिन हमें कॉस्ट की जगह सेल वैल्यू दे रखी होती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की परसेंटेज जो कॉस्ट पे दे रखी थी उसे हम किस पे ले जाते हैं, सेल पे ले जाते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी समझ में आ गई। सर अब कुछ एग्जाम्पल दो ताकि ये पॉइंट भी क्लियर हो सके। ये जो फॉर्मूला आपने बना रखा है कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें हमें समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं, चलिए देखते हैं आगे। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट प्रॉफिट। हाँ जी, कैलकुलेट हमें क्या करना भाई, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें क्वेश्चन में सेल्स वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 10 लाख रुपए। अब प्रॉफिट की जो परसेंटेज है उस पर इन्होंने लिख दिया 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब दिमाग मेरा खराब होने लगा, क्योंकि भाई परसेंटेज तो दे रखी है कॉस्ट पे और वैल्यू हमें कॉस्ट की जगह दे रखी है किसकी, सेल्स की। तो ऐसे केस में अब हम क्या करें, तो ऐसे केस में हम सबसे पहले ये कह सकते हैं, एक एग्जांपल, इसको सॉल्व करने से पहले समझिए, अलग से एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारी टोटल कॉस्ट है 100 रुपये। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बेटे, 100 रुपये। ठीक है ना। हमारी जो सेल वैल्यू है वो मान लीजिए सपोज करते हैं 125 रुपये। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। मतलब 125 में से 100 रुपये माइनस किए तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 25 रुपये। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर 25 रुपये 100 रुपये का कितना हुआ, सर 25 रुपये 100 रुपये का कितना हुआ। तो मैंने कहा भाई 25 रुपये 100 रुपये का कितना हुआ, 1/4 हुआ। 25 1 25, 25 4 100। सर 25 रुपये 25 रुपीज़ 125 का कितना हुआ, तो मैंने कहा भाई 25 को 125 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा आपके लिए कि जो प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 है, जो प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 है, वो प्रॉफिट यदि सेल्स वैल्यू पे निकाला जाए तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। मतलब 25 रुपये निकालने के मेरे पास में दो तरीके हैं।
या तो मैं 100 रुपये का, या तो मैं 100 रुपये का 1/4 कर दूं, या मैं 125 रुपये का 1/5 कर दूं। इसका करूंगा तो भी 25 रुपये आएगा बेटा, इसका करूंगा तो भी 25 रुपये आएगा। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल, मतलब घूम फिर के निकालना तो बेटा आपको प्रॉफिट ही है। अब वो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस्ट पे निकाल रहे हो या सेल्स पे निकाल रहे हो? जिस पे भी निकालोगे परसेंटेज भी उस पर ही होनी चाहिए, और परसेंटेज नहीं दे रखी तो फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। बात एक ही है, बस आपको इतना समझना है कि यदि आपको 25% ऑफ टोटल कॉस्ट दे रखा है तो 25% का मतलब होता है 25/100, दैट इज 1/4। इसका मतलब यदि आपका प्रॉफिट 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, आपको तो सेल्स वैल्यू दे रखी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये फ्रैक्शन जो 1/4 टोटल कॉस्ट का दे रखा है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, सेल्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमने क्या देखा, 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट, सेल्स का कितना है 1/5 है, तो इसका मतलब यहां पर मुझे 5 बनाना पड़ेगा। तो 5 बनाने के लिए हमने क्या किया, n/d, फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, तो n/d ऑफ टोटल कॉस्ट इक्वल टू, n तो n ही रहेगा, d प्लस n ऑफ क्या कर देंगे आप, सेल्स कर देंगे। सर ये क्या मतलब हुआ, यहाँ पे n का मतलब क्या है 1, n का मतलब क्या 1, और d का मतलब है 4, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा 1/4 लिखा, मतलब n/d लिखा। जब आप सेल्स पे जाएंगे तो n तो n ही रहेगा, d प्लस n करना है, मतलब 1/4 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। सर क्या हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर जगह एप्लीकेबल होगा, जहां पर भी आप अपने फ्रैक्शन को कॉस्ट से किस पे लेके जाएंगे, सेल्स पे लेके जाएंगे, तो आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के अंदर। सर प्लस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना, 100 रुपये की कॉस्ट में 25 रुपये प्लस किया, 100 रुपये की कॉस्ट में 25 रुपये प्लस किया, तभी तो 125 है। तो कॉस्ट से सेल्स पे जाते हैं, यदि कॉस्ट से सेल्स पे जाते हैं और प्रॉफिट का केस है तो प्लस करना पड़ता है, इसलिए हमने प्लस किया। लॉस का केस होता तो माइनस कर देते, प्रॉफिट का केस है तो प्लस करना है, लॉस का केस होगा तो बेटा माइनस करना है। बात आपको सारी समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। वैसे तो आप बेटा समझदार हो, आपने सारी चीज़ें फाउंडेशन में पढ़ रखी हैं, फिर भी मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दोबारा से समझाऊँ, ताकि कोई भी पॉइंट आपका गलत ना हो। ठीक है ना? ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखने वाली बातें मैं आपको बताऊंगा, कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी। आराम से इस लेक्चर को कम से कम मेरे कहने पे 2 बार ज़रूर देखना। बेसिक पॉइंट्स आपके कभी भी गलत एग्जाम में नहीं होंगे। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे, फटाफट 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 आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलें आगे। तो यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है, 1/5 ऑफ सेल्स लिखना है। अब सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं। सॉल्यूशन में आप बेटा क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स। ठीक है ना? तो सेल्स आपको क्वेश्चन में पता है 10 लाख रुपए, और इसका आपने करना है 1/5, तो आपके पास में आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। सर क्या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह टोटल कॉस्ट दे रखी होती और यहाँ 25% ऑफ टोटल कॉस्ट की जगह सेल दे रखी होती, मतलब इंटरचेंज कर देते, सेल की जगह कॉस्ट और कॉस्ट की जगह सेल होता? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, अभी बना लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, अभी बना लेते हैं, या अगला एग्जाम्पल बना देते हैं आपके लिए। ऐसे भी तो हो सकता है कि हमें कहा जाए प्रॉफिट निकालिए, फाइंड प्रॉफिट, ठीक है, और हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे दी जाए क्वेश्चन में। मान लो टोटल कॉस्ट हमें दे दिया जाए 8 लाख रुपए। हाँ जी, प्रॉफिट की परसेंटेज इस बार हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए 20% ऑफ सेल्स। ठीक है ना? तो ऐसे केस में अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सेल्स से किस पे जाना पड़ेगा, कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। सेल्स से किस पे जाना पड़ेगा आपको, कॉस्ट पे। तो ध्यान रखना, यदि आप सेल्स से किस पे जा रहे हैं, कॉस्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं, कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो n/d ऑफ सेल्स इक्वल टू, ध्यान रखना जब सेल्स से कॉस्ट पे जाते हैं तो प्रॉफिट प्लस होने की जगह क्या होता है, प्रॉफिट माइनस। तो यहाँ पे आपको साइन प्लस की जगह सिर्फ क्या करना है, माइनस का लगाना है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो यहाँ पे 20% लिखा है, 20% का मतलब बेटा क्या होता है, 20/100।
और 20/100 को यदि फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कितना आता है 1/5। इसका मतलब 1/5 ऑफ सेल्स, 1/5 ऑफ सेल्स आपका बराबर होगा किसके 1/5 - 1 दैट इज 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट। तो जो प्रॉफिट सेल्स का 1/5 है आप उस प्रॉफिट को कॉस्ट पे निकालें तो 1/5 की जगह आपको 1/4 करना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कितनी है आपके पास में 8 लाख रुपीज़ है, 8 लाख रुपीज़ का आपको करना पड़ेगा बेटा 1/4 और आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 2 लाख रुपये। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, 2 मेथड होते हैं उसके। पहले मेथड में भी 2 पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं रॉ मटेरियल परचेज से या फिर आप इशू टू वर्क से। फिर लेबर कॉस्ट निकालने के 2 तरीके बताए मैंने, क्वांटिटी प्रोड्यूस, ठीक है ना, जो भी मेरी क्वांटिटी प्रोड्यूस है उसको लेबर कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 100% अपॉन 100% प्लस माइनस इंक्रीज इन एफिशिएंसी या डिक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज है तो प्लस का साइन, डिक्रीज है तो माइनस का साइन, ठीक है ना, तो चेंज इन एफिशिएंसी बोल सकते हैं उसको। फिर दूसरा था आपके पास में वेजेस पेड और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट करनी है, जैसे आप अकाउंट्स के पेपर में करते हैं ठीक उसी तरीके से। फिर ओवरहेड की कंप्यूटेशन के लिए रिकवरी रेट का इस्तेमाल करके हम एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट निकालते हैं। फिर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं सेल माइनस टोटल कॉस्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमें क्वेश्चन में हो सकता है कि वैल्यू दे रखी हो सेल्स की लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पे दे रखी हो, या ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट दे रखी हो प्रॉफिट की परसेंटेज सेल पे दे रखी है। तो आप इस चमत्कारी फॉर्मूले की मदद से अपना आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी, यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास आता है वो आता है सेल्स वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सेल्स वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट क्या करना होता है ऐड करना होता है। तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, उस पर ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। भाई सेल्स निकालने का एक आसान तरीका क्या है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दूसरा तरीका क्या है जितनी क्वांटिटी सोल्ड आपने की है उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया ट्रीटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे एग्जाम के अंदर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का जो अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है उसे कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने से पहले लिखना है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के बाद लिखना है। तो पहला केस यदि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो इंस्टीट्यूट कहता है कि आप उसे मान लो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले जो फैक्ट्री कॉस्ट आपने निकाली है उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट ऐड कर दो। दूसरा केस यदि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है और वहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी तो भी आपको यही ट्रीटमेंट करना है जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट ऐड कर दो और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब जो आंसर केस 1 में है वही आंसर केस 2 में है, मतलब सेम ट्रीटमेंट है क्योंकि यहाँ पे भी हम मान के क्या चल रहे हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और केस 2 में क्वेश्चन में मेंशन ही है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अच्छा यदि क्वेश्चन में लिखा हो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी तो ऐसे केस में जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं कॉस्ट शीट में उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जैसे सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद आप क्या करते हैं सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं, उसी तरीके से सेलिंग ओवरहेड के साथ साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी ऐड करना है और आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। मान लो एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं आपके लिए और यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ₹1 लाख, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, मान लो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखा है 1 लाख रुपए। ये आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्वेश्चन में लिखा है मान लीजिए 1 लाख रुपए और ब्रैकेट में लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। तीसरा केस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्वेश्चन में 1 लाख रुपए लिखा हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। सर क्या आप हमें बता सकते हो कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होता है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होता है? बिल्कुल बता सकते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कोई भी खर्चा कर रहा है तो वो खर्चा माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
अब वो खर्चा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा जो किया जा रहा है उसका संबंध गुड्स को प्रोड्यूस करने से है, हाँ, तो हम उसको बोलते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाता है। दूसरा केस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है उसका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ऐसे में वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना जाएगा। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे, आप उसमें सेलिंग ओवरहेड की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी लिख देंगे, जिसको आप जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी, समझ में आ गई। सर क्या आप ये जो केस 1, 2, 3 आपने लिखे हुए हैं, पहला केस जिसमें कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे बैठे हम क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। इंस्टीट्यूट कहता है भाई एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या मान के चल लो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चल लो। तो मैंने कहा फिर तो ऐसे में जो पहला और दूसरा आंसर होगा वो सेम होगा। हाँ जी, बिल्कुल सेम होगा। एक में मेंशन कर रखा था, एक में हमने एज्यूम कर लिया। तो देखिए, तो यदि आप केस 1 की बात करते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट 1 लाख रुपए लिखा था लेकिन मेंशन कुछ नहीं था, तो हमने एज्यूम कर लिया रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और ये 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट होगी उसमें 1 लाख रुपए जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। दूसरे केस में भी आपको यही करना है, क्योंकि वहाँ पे लिखा था रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो पहला केस और दूसरे केस का आंसर सेम आएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में लिखा है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी उसे निकालने के बाद आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट यहाँ पर लिखना है। कितना अमाउंट लिखना है? जितना अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है, 1 लाख। सर क्या आपकी टोटल कॉस्ट पे फर्क पड़ता है कि 1 लाख आपने पहले लिखा या 1 लाख आपने बाद में लिखा? आपको नहीं लग रहा कि टाइम पास हो रहा है हमारी ज़िंदगी का? मतलब आप पहले लिखो या बाद में लिखो, टोटल कॉस्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर मुझे तो लगता नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्या आपको लगता है? हाँ बेटा, मुझे तो लगता है। मुझे लगता है तभी तो इसकी जगह पे इतना जोर डाल रहे हैं, और आजकल ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट पॉइंट चल रहा है। इंस्टीट्यूट वहाँ पर ऐसे कई क्वेश्चन दे चुका है एग्जाम में, पिछले कई अटैम्प्ट आप देखोगे, पिछले 4-5 अटैम्प्ट में लगातार इंस्टीट्यूट ये पॉइंट को जरूर दे रहा है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। बात समझ में आ रहा है? तो सर फ़र्क क्या पड़ता है आंसर में? फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? अब मान के चलो यदि फैक्ट्री कॉस्ट का जो अमाउंट है, सपोज करते हैं 9 लाख रुपए, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपए आ जाएगा। तो ऐसे में यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट आप रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चलते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 10 लाख हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस। मान लो क्वांटिटी प्रोड्यूस आपके पास है 10,000 यूनिट, मान लो एज्यूम कर रहे हैं 10,000 यूनिट है, और क्लोजिंग स्टॉक आपकी 2,000 यूनिट है, तो आपका जो अमाउंट आएगा क्लोजिंग स्टॉक का वो कितना हो जाएगा? 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दे रखा फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप 2 लाख रुपए माइनस करेंगे, और यहाँ पे आपके पास अमाउंट कितना आएगा? 8 लाख। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए 50,000 रुपये, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 8.5 लाख। अब दूसरा केस लेके चलो, यदि मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चलता हूँ, तो ऐसे केस में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9 लाख रुपए माना जाएगा। फिर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 10,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 से, आपके पास आ जाएगा 1,80,000। आप 1,80,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 7,20,000। सेलिंग ओवरहेड 50,000 है, और आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी माना है, तो आपको 1 लाख रुपये यहाँ लिखना पड़ेगा, और आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी? 8,70,000, 8,70,000 आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका अमाउंट चेंज कर दिया, जिससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज हो गई। जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए था, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,80 है। तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज होने की वजह से 20,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा था, उससे आपकी टोटल कॉस्ट पे 20,000 का फर्क पड़ जाएगा। जितना ज़्यादा माइनस करोगे क्लोजिंग टोटल कॉस्ट आपकी उतनी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। भाई 20,000 रुपये आपने ज़्यादा माइनस किए, 1,80 की जगह 2 लाख माइनस करोगे, तो बेटा 20,000 रुपये ज़्यादा माइनस करोगे,
आपकी टोटल कॉस्ट भी तो 20,000 रुपये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे 870 है, यहाँ पे 850 है। अब मान लीजिए सेल वैल्यू आपकी 10 लाख रुपये, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा, 1.5 लाख। सेल वैल्यू 10 लाख रुपये है तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 1,30,000 रुपये। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर अब समझ में आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऊपर लिखने से या नीचे लिखने से हमारे प्रॉफिट पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो जिन बच्चों के छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया, समझ लो कि कॉस्ट शीट का क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो दिसंबर 26 है या जून 27 है या दिसंबर 27 है, कोई भी अटैम्प्ट है, उसमें उनके इस पॉइंट में कोई गलती नहीं होगी, ये श्योर है। तो आज की क्लास में छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बहुत डिटेल में समझा के चल रहा हूँ। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दें, चलिए फटाफट से। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा हुआ है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन March 31। यहाँ पे सेल्स गिवन है 2,75,000 की। आपके पास में इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का 7,000 दे रखा है, बिगनिंग का मतलब ओपनिंग स्टॉक। WIP का 4,000 है, मेटेरियल कंज्यूम 1,09,000, डायरेक्ट लेबर आपके पास है 65,000, आपके पास में फैक्ट्री ओवरहेड है, लेबर कॉस्ट का 60%, इन्वेंट्री एट द एंड, WIP एट द एंड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक और WIP 6,000 है, फिनिश गुड्स का 8,000। अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस सेल वैल्यू का 10% है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सेल वैल्यू का 5% है। आज की डेट में ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 या एग्जाम्पल 8 जो भी आपके पास है एग्जाम्पल, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन बन गया। पिछले 2-3 अटैम्प्ट में यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कभी उसमें नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लिख देते हैं, कभी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लिख देते हैं, अमाउंट बस ऊपर नीचे कर देते हैं, क्वेश्चन यही रहता है। ठीक है ना? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको कहा था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के 3 केस बनते हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट तो क्वेश्चन में दे रखा होगा जो कि 5% ऑफ सेल है। सेल आपके पास है 2,75,000, 2,75,000 का 5% कितना हुआ, 13,750। और यहाँ पे 2,75,000 का 10% आपके पास में 27,500 आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 13,750, इसके आगे कहीं मेंशन नहीं कर रखा कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो ऐसे में इंस्टीट्यूट क्या एज्यूम करके चलते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करके चलिए। मैंने कहा ठीक है जी, जैसा आप हुक्म करें वैसे ही करेंगे हम भी, हम इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है जी। तो देखो सॉल्यूशन में, ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास में मटेरियल कंज्यूम दे रखा है क्वेश्चन में 1,09,000। वैसे तो मैंने आपको आज की क्लास में रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए कई एग्जाम्पल भी कराए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू हमें दे रखी है 1,09,000। फिर हमारे पास में डायरेक्ट वेजेस कितनी दे रखी है, 65,000। क्या हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट दे रखा है, नहीं दे रखा, तो आपको लिखना है नील, और आपके पास में टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,74,000। फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट 60% ऑफ लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट आपके पास है 65,000 और इसका 60% आपको निकालना है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 65,000 का 60% हमारे पास में आ जाएगा 39,000। हाँ जी, ओपनिंग WIP हमारे पास है क्वेश्चन में 4,000, क्लोजिंग WIP हमारे पास है 6,000। तो 4,000 आपको प्लस करना है, 6,000 आपने माइनस करना है। देखिए कितना आता है आपके पास में, 1,74,000 प्लस 39,000 प्लस 4,000 माइनस बेटा कि हमने 6,000, हमारे पास आ जाएगा 2,11,000। ठीक है जी, आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना बात के। अब यहाँ पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 13,750 है, और हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे एग्जाम में, एज्यूम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये नोट लिख के आएंगे और 13,750 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले पहले आप लिख देंगे 13,750 आपने प्लस किया, आपके पास आ जाएगा बेटा 2,24,750। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास में है 7,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 8,000 है,
आपके पास में आ जाएगा 2,23,750। हाँ जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके पास सेल वैल्यू का 10% है। सेल वैल्यू आपके पास थी 2,75,000 और उसका 10% आपने किया तो 27,500 आ गया। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ पे लिख दिया सारा का सारा 13,750। तो 2,23,750 में आपने 27,500 प्लस किए, आपके पास आ जाएगा 2,51,250। एक बार सारी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कोई गलत ना हो जाए। 2,23,750 में प्लस किया 27,500, आपके पास आएगा 251,250। सेल वैल्यू में से माइनस कर दिया, तो सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करने पर बैलेंसिंग फिगर, हाँ जी, 2,75,000 की आपके पास सेल वैल्यू गिवन है। 251,250 आपने बेटा माइनस किया टोटल कॉस्ट, तो बैलेंसिंग फिगर 23,750 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो बेटे आपको बस समझने हैं, बड़े पॉइंट्स तो है ही नहीं कोई इस कॉस्टिंग के अंदर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तंग करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमें एज्यूम करना है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले उसको ऐड करना है। ठीक है ना। अब जिन बच्चों को ये लग रहा था कि सर पहले लिखे हैं बाद में लिखे, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, मैंने उनका ये भ्रम भी दूर कर दिया कि भैया लिखने से फर्क पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, जिससे टोटल कॉस्ट चेंज हो जाती है, प्रॉफिट मार्जिन चेंज हो जाता है और आपके मार्क्स भी बदल जाते हैं। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल स्टैंडर्ड साइज ऑफ मशीन। यहाँ पर आपके पास में 31 मार्च 2025 तक की इंफॉर्मेशन दे रखी है। सेल आपके पास है 90 लाख रुपए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास है 34 लाख रुपीज़। डायरेक्ट लेबर आपके पास है 16 लाख रुपए। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ओपनिंग स्टॉक WIP का फिनिश गुड्स का दे रखा है। अच्छा, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 80,000 और कितना 1,30,000। तो आपको बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी दे रखा है नहीं दे रखा। तो मैंने देखा जी इस क्वेश्चन में तो मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। अब आपको याद होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का प्लस करना है। ठीक है जी। तो आपके पास में 34 लाख रुपीज़ में ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 80,000 है, प्लस करना है, और 1,30,000 क्लोजिंग स्टॉक बेटा आपको क्या करना, माइनस करना है। तो देखिए कितना आता है आपके पास में, 34,80,000 माइनस 1,30,000 इक्वल टू 33,50,000, 33,50,000 आपके पास में आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए, तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रिपेयर कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट, मतलब कॉस्ट शीट बनाने के लिए कहा जा रहा है। फैक्ट्री का खर्चा लेबर कॉस्ट का 60% है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेल वैल्यू का 6% है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेल वैल्यू का 12% है। सेल आपके पास है 90 लाख, तो 90 लाख का एक बार निकालना पड़ेगा 6% और एक बार निकालना पड़ेगा 12%। तो 90 लाख का 6% कितना आएगा, 5,40,000 और 12% निकाल लो 10,80,000 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है ना। तो ये सारी कैलकुलेशन तो आप फटाफट से कैलकुलेटर पे कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। सुपर आपका माइंड है, भगवान की दया से अच्छा चलता है दिमाग आपका। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट की आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस फाउंडेशन लेवल पे हो चुकी होगी, नहीं हुई है तो ये फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, घर पे 3-4 बार जब भी आप खाली हो इसकी फॉर्मेट की प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मेट आपका याद हो गया, समझ लो क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम जो अभी हमने निकाला वो कितना था हमारे पास में, आप चाहें तो एग्जाम में यहाँ पे भी करके दिखा सकते हैं जैसे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास में था 34 लाख रुपए का मटेरियल परचेज, फिर ओपनिंग स्टॉक आपके पास था 80,000, क्लोजिंग आपके पास है 1,30,000 और आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 33,50,000। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, 16 लाख रुपए दे रखी है। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं है तो आप यहाँ पे इग्नोर कर देंगे इसको। आपके पास कितना आ जाएगा 49,50,000।
कैलकुलेशन चेक करते रहें, ठीक है जी। अब फैक्ट्री का खर्चा जो लेबर कॉस्ट है उसका 60% है। लेबर कॉस्ट आपके पास कितनी है, 16 लाख। 16 लाख का 60%, 9,60,000 आ जाएगा। ओपनिंग WIP आपके पास में है 1,20,000 और क्लोजिंग WIP आपके पास में है 1,80,000। हाँ जी। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेल वैल्यू का 6% है। जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मेन है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। यदि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लिखा है, इसका मतलब आपको इस बार कहाँ पे लिखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद। तो आपका आंसर होगा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद। बिल्कुल सही जवाब, समझदार हो यार तुम तो, बिल्कुल एकदम मस्त। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल समझदारी वाली बात की आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन को आगे लेके चलना है। यहाँ पे नील लिखना है। आपके पास में सेल वैल्यू कितनी है, 90 लाख। तो 90 लाख का 6% निकालना है। यहाँ पे 90 लाख का 12% निकालना है, यानी 90 लाख 12%, 10,80,000 और यहाँ पर 6% आ जाएगा 5,40,000। फिर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है आपके पास में, फिनिश गुड्स का वो कितना है, 3,60,000। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का कितना है, यानी फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो 3,60,000 है और जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का वो आपके पास है 2,20,000। ओपनिंग स्टॉक 3,60,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 2,20,000। बस ये ध्यान रखना कि ओपनिंग और क्लोजिंग में वैल्यू आपकी गलत ना हो जाए। चलो जी, अब यहाँ पे आपको करना क्या, प्लस माइनस का गेम खेलना है। 49,50,000 में आपने प्लस कर दिया 9,60,000, प्लस कर दिया 1,20,000, माइनस किया 1,80, आपके पास आ जाएगा 58,50,000। ठीक है जी। प्लस आपने किया 3,60,000, माइनस किया 2,20,000, आपके पास आएगा बेटा 59,90,000। इसमें प्लस किया आपने 10,80,000, प्लस आपने किया 5,40,000, आपके पास आ जाएगा 76,10,000। सेल वैल्यू बेटे आपके पास है 90 लाख रुपए। बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है जी, 90 लाख रुपए में से माइनस कर दीजिए तो आपके पास में 13,90,000 बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई पॉइंट समझने में कोई दिक्कत आई होगी। बस आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम्पल 8 में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट था 13,750, बट ये नहीं बता रखा था रिलेटेड है या नॉट रिलेटेड, तो हमने एज्यूम कर लिया रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। लेकिन हमने इस वाले एग्जाम्पल में क्या देखा, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लिखा हुआ है आपके सामने। यदि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लिखा हुआ है तो भैया फिर वैसे ही काम करना पड़ेगा। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, बोलो भाई। हाँ जी, किसी तरीके की कोई समस्या, आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, सेल वैल्यू दे रखी है 6,50,000 रुपये। आपके पास में इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का WIP का, मेटेरियल कंज्यूम आपको दे रखा है, वेजेस गिवन है, फैक्ट्री का खर्चा वेजेस का 80% है, WIP का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है 50,000, एडमिनिस्ट्रेटिव दे रखा है 60,000। अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पॉइंट आ गया। अभी तक तो हम ये देख रहे थे रिलेटेड या नॉट रिलेटेड, बट यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब आपका 60,000 का 60%, 60,000 का 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। क्या मतलब हुआ सर इसका, मतलब ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो 60,000 रुपये, और इस 60,000 को वो कहते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड करो, रिलेटेड
और नॉट रिलेटेड। मैंने कहा क्या मतलब? वो कहता है 100% नहीं है, यहाँ पे रिलेटेड 60% है और नॉट रिलेटेड 40% है। मतलब कि 36,000, 60,000 का 60%, 36,000 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है और आपका बाकी का 24,000 प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं है। समझ गए? मैंने कहा मैं तो समझ गया, आप समझो भैया, समझना तो आपको है, मेरे को तो समझाना है। तो ये 36,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले लिखना है और 24,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुका होता है, जब आप सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं, उसी के साथ साथ आपको ये 24,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम से भी ऐड करना है। तो क्या सर हम सॉल्यूशन में कैसे दिखाएंगे? 36 को ऊपर 24 को नीचे, बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है आपको। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन की वो पढ़ो और फटाफट से बताओ आपके पास में मटेरियल कंज्यूम कितना है। तो हमने देखा जो हमारा मटेरियल कंज्यूम है वो है 2 लाख रुपए। हमारे पास में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? लेबर कॉस्ट है हमारे पास है 1,50,000 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा तो लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। 3,50,000 आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी। फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे बनता है कॉस्ट शीट का, ये आपके लिए कोई नया पॉइंट है नहीं, इतना हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपको फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अब फैक्ट्री का जो खर्चा है वो क्वेश्चन में लिखा है 80% ऑफ वेजेस। वेजेस आपके पास है 1,50,000 रुपये बेटे, और इसका यदि आप 80% करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1,20,000। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ओपनिंग WIP आपके पास कितना है क्वेश्चन में? 5,000 और क्लोजिंग WIP आपके पास है क्वेश्चन में 7,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास है 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास है 15,000। हाँ जी, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 50,000, एडमिनिस्ट्रेटिव 60,000 है। 60,000 का 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। इसका मतलब 60,000 का 60% तो यहाँ पे लिखोगे और 60,000 का 40% जो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो यहाँ पे लिखोगे। मतलब इस क्वेश्चन में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को दोनों जगह लिखोगे, 36,000 रुपये ऊपर और 24,000 नीचे। आपको ये अमाउंट रहेगा लिखने के लिए? हाँ जी बिल्कुल रहेगा सर। सेल वैल्यू तो आपने लिखी नहीं, लिखो। मैंने कहा भाई फटाफट से 6.5 लाख। अब फटाफट से हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं, जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं वो देख लेते हैं। तो 3.5 लाख रुपये आपके पास है प्राइम कॉस्ट, उसमें आपने प्लस किया 120, प्लस किया 5,000, माइनस किया 7,000, आपके पास आ जाएगा 4,68,000। प्लस आपने किया 36,000, आपके पास आया 5,04,000, प्लस किया 10,000, माइनस किया 15,000, आपके पास आ जाएगा 4,99,000। ठीक है जी। प्लस आपने किया 50,000, प्लस आपने किया 24,000, आपके पास आता है 5,73,000। हाँ जी, 5,73,000 आपने 6.5 लाख में से माइनस किया, आपके पास बेटा 77,000 बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकाला? 6.5 लाख रुपए की सेल वैल्यू में से आपने 5,73,000 बेटे माइनस किया और आपके पास आ जाएगा 77,000 का प्रॉफिट। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो इस तरीके से आज जो क्लास नंबर 2 थी, जिसके अंदर मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, बेसिक पॉइंट बताए 5, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की सही जगह क्या है कॉस्ट शीट में, और फिर उसके क्वेश्चंस कराए। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।